हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल कैंपस। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था एरर एनालिसिस, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम कल जो हमारा डिस्कशन था वो रैंडम एरर तक आके रुका था। आज हम वहाँ से प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि रैंडम एरर के बाद हम किस तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें टॉलरेंस को डिफ़ाइन करते हैं और इस तरीके से हम एरर को और आगे लेके जाते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो कल जो हमारा डिस्कशन था वो रैंडम एरर तक था। रैंडम एरर को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो रैंडम एरर वैसा एरर है अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मल्टीपल रीडिंग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो कंसिस्टेंसी है, एरर की जो कंसिस्टेंसी है वो सिमिलर नहीं आ रही है। हर बार हमें एरर जो है सो अलग अलग मिल रहा है, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद भी एरर की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिकल एरर है, सिस्टमेटिक एरर जो है, उस एरर में कौन सा एरर है वो ये हमें पता नहीं है। तो रैंडम एरर में हमें क्या होता है कि हमें एरर जो है वो डिफाइन नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि किस पर्टिकुलर एरर के कारण या किस पर्टिकुलर सोर्स के कारण ये एरर सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर हमने ऑलरेडी बताया रखा है कि सिस्टमेटिक एरर में इन तीन तरीके के एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल एरर। उन सब एरर्स में जो हम कैलकुलेशन करते हैं एरर का, तो वो एरर में एक कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, बट रैंडम एरर में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगर हमारा जो सैम्पल साइज है मेज़रमेंट का, उसमें जो जितना भी हम इटरेशन ले रहे हैं मेज़रमेंट का, और वैल्यू अगर बिल्कुल क्लोज आ रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि जो भी सैंपल में मेज़रमेंट हमने किया है उसका जो कंसिस्टेंसी है मेज़रमेंट का वो बिल्कुल आसपास है, मतलब प्रिसाइज है। जो वैल्यू है बिल्कुल प्रिसाइज है, मतलब मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद भी जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल क्लोज आ रही है। इस टाइप के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इस वाले वेन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो भी हम मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हैं बट जो हमारी वैल्यू है वो बहुत डिफरेंट आ रही है, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, तो इस टाइप के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। आई होप यू गॉट इट क्लियर। रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में क्या डिफरेंस है। रैंडम एरर का सोर्स हमें पता नहीं है, सिस्टमेटिक एरर का जो सोर्स है वो हमें बहुत क्लियरली पता है। ठीक है, उसके बाद जो सोर्स हैं सिस्टमेटिक एरर्स के, उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ ऑलरेडी कल नोट लिखवा चुका हूँ कि क्या क्या रेमेडीज लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। सिर्फ मैंने सोर्स लिखवाया था, उसके बाद आप लोगों ने नोट किया था वो चीज़। 2 रेमेडी बताया था, नोट नहीं किया था, कुछ किया था। आज मैं क्या करूँगा कि रैंडम एरर के कैलकुलेशन को हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली हम रैंडम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या प्रोसेस और टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, किस मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करके हम रैंडम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सर्टेन पैरामीटर्स मैं डिफाइन करूँगा। सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का नाम जो है वो एवरेज वैल्यू भी होता है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी होता है। ठीक, ये आप नोट करते जाना, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में लैंग्वेजेस डिफरेंट आते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है कि क्या लिख दिया गया है ना।
जैसे ट्रू वैल्यू का नाम अगर नॉमिनल वैल्यू दे करके क्वेश्चन दिया गया है और जिस बच्चे को ये पता नहीं कि नॉमिनल वैल्यू ही ट्रू वैल्यू है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना। अर्थमेटिक मीन आप सब लोग निकालना जानते होंगे कि अगर हमारे पास लेट से कि फॉर n नंबर ऑफ सैम्पल्स, फॉर n नंबर ऑफ सैम्पल मल्टीपल रीडिंग्स आएंगी, n नंबर ऑफ सैम्पल्स अगर हम ले रहे हैं तो मल्टीपल रीडिंग्स आएंगी। तो वो जो रीडिंग्स है वो मान लिया जाए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डॉट डॉट करके xn तक है ना। तो जब हम इन सारे वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो इसको हम लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थमेटिक मीन का वो x बार होता है, ठीक। x बार को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये समेशन है पूरे सारे सैम्पल्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं ना समेशन x अपॉन n, है ना। तो समेशन x की वैल्यू क्या हो गई, x बार इंटू n, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। यू गॉट द पॉइंट। सेकंड है डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, सेकंड हम डिफाइन करते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन कहने का मतलब है कि जो D1 हमारा होगा, D1 इज डेविएशन, डेविएशन जो होगा मीन से वो होगा x1 माइनस x बार, ठीक है। ये मीन वैल्यू है, ये सैंपल की फर्स्ट रीडिंग है, इसका डेविएशन अपने इस वैल्यू से। तो क्या कुछ सिमिलर लग रहा है, ये एरर के टर्म्स में हम इसको देख पा रहे हैं क्या? इस एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या फील हो रहा है कि क्या ये मेजर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है? कुछ हो रहा है इस तरीके से फीलिंग आ रही है? हाँ, एब्सोल्यूट एरर की जैसा लग रहा है ना कुछ कुछ, ठीक है। अब यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रू वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने कल क्या बोला था कि ट्रू वैल्यू को जब हम डिफाइन करते हैं इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करता होगा, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैलकुलेट करके तो वो ट्रू वैल्यू दिखा नहीं देता होगा, मल्टीपल सैम्पल्स वो भी लेता होगा ना। जब हम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट वैल्यू लेने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। मल्टीपल रीडिंग्स के बाद हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर अगर हम रीडिंग ले रहे हैं, मान लिया जाए कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट से कि R1 की वैल्यू 96 आ गई, दूसरी बार हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 98 आ गई, तीसरी बार कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 100 आ गई, चौथी बार कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 102 आ गई, पांचवी बार कैलकुलेट किया तो 104 आ गई, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे 5 रीडिंग्स के वैल्यू है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हम एक प्रिसाइज अगर हमको वैल्यू चाहिए तो इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे मतलब सबको ऐड करके 5 सैम्पल्स है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा करके दिखाओ, इसका एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना आता है। हाँ, 42 आ रहा है बेटा। ये इसका मैंने बोला एवरेज निकालो। एवरेज इन द सेंस कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप कैलकुलेटर निकाल लो अपना फटाफट, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, निकालो फटाफट। वैसे इसको कैलकुलेट करने में कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये 2 यहाँ ऐड हो गया 100 हो गया, ये 4 यहाँ ऐड हो गया ये भी 100 हो गया, सारे 100, 500 बाई 5 क्या हो गया 100,
सिंपल है ना यार, ऐसे एप्टीट्यूड थोड़ा अप्लाई करो, इतना आसान सा कैलकुलेशन है, इसको करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, ठीक है। तो ये आर मीन अगर मेरा निकल के आया तो ये क्या आ गया, 100 आ गया 100, ठीक है। अब मैं इस चीज़ से जो डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना। इसका मतलब क्या है, ये हो गया ट्रू वैल्यू 100, ठीक है, आर मीन। इसके मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये 96, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 104। तो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसा कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है 100 प्लस माइनस 4, प्लस पे वैल्यू +4, माइनस पे -4, ठीक है। और ये 100 यहाँ पे है, तो जो रिप्रेजेंटेशन आप देखते हो मेजरमेंट में वो इस तरीके से आता है। समझ में आ गया ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, क्लियर है। अब इसमें इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो ट्रू वैल्यू हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया एरर, क्लियर है अब। और ये एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है यहाँ पे। ये ये और भी टर्म्स में हो सकता है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, ये आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर भी हो सकता है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी आगे मैं बताऊंगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एरर भी हो सकता है, क्लियर है। समझ में आ रहा है कि कैसे किस तरीके से मैं यहाँ पे लेके आया इन चीज़ों को, हाँ वेरी गुड। इसको ना दिमाग में रखना, ये अभी जा कर के हम आगे और इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। एक मैंने बस एक सैम्पल दिया आप लोगों को ताकि ये पता चले कि हाँ मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, ठीक है। और किस तरीके से हम जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अगर हम एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। +-4 यानी कि टॉलरेंस लिखा रहता है। आप भी देखना पीछे जाके, आप अगर कोई भी इक्विपमेंट लोगे, ठीक है, अगर कोई भी मेजरिंग इक्विपमेंट लेते हो तो उसके पीछे उसकी टॉलरेंस वैल्यू लिखी रहती है कि लेट से कि 100 ओम ये मेजर करने वाला है, लेकिन प्लस माइनस इसकी वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। वो प्लस माइनस कैसे आता है, वो प्लस माइनस ऐसे आता है कि हम मल्टीपल सैंपल लेते हैं, वहाँ से जाके मीन वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या आई थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उस तरीके से हम टॉलरेंस डिफाइन करते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू ये हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है। आई होप यू गॉट इट, वेरी क्लियर है ना, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स बार। D3 क्या हो जाएगा, x3 माइनस एक्स बार। Dn क्या हो जाएगा भैया, xn माइनस एक्स बार हो जाएगा। अगर हम ये सारे डेविएशन का समेशन कर लें, मतलब समेशन d अगर निकाल लें, सम ऑफ ऑल दिस डेविएशन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 प्लस Dn, है ना। D1 की वैल्यू क्या है, x1 माइनस एक्स बार है, प्लस x2 माइनस एक्स बार है, प्लस x3 माइनस एक्स बार है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम अगर सेपरेट कर लें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये आप बुक में पढ़ोगे कंफ्यूज होते होगे ये कैसे लिख दिया है। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ये एक्स बार प्लस एक्स बार ये चला जाएगा n टाइम्स तक, ठीक है। अब ये देखो, ये हमें क्या दिख रहा है, ये मीन दिख रहा है मुझे, जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है। अर्थमेटिक मीन क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बार समेशन ऑफ, ये क्या था, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का था, x बार, ठीक है, समेशन ऑफ x अपॉन n, ये था ना।
तो ये समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स बार इंटू एन, और यहाँ पे एक्स बार अगर एन तक मल्टीप्लाई, एन तक हम ऐड कर रहे हैं तो एन टाइम्स लिख देंगे एक्स बार, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा क्या, एक्स बार इंटू एन, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, डेविएशन फ्रॉम मीन जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो भी डेविएशन होगा मीन से, मीन वैल्यू से जो डेविएशन का अगर सम हम निकाल रहे हैं, समेशन कर रहे हैं डेविएशन से, तो वो हमेशा सिग्मा डी जो होगा, समेशन ऑफ डी, डेविएशन के सम, डेविएशन फ्रॉम मीन का जो सम होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दिया फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो आपको आंसर हमेशा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे सैम्पल्स दिए हुए हैं, आप कैलकुलेट भी करोगे तो वैल्यू ज़ीरो ही आनी है। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं करना है ना, डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है ज़ीरो, क्वेश्चन आ गया एसएससी जेई में कि फलाना फलाना सैम्पल दिया हुआ है, x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, और आपको मीन ये दिया हुआ है, आप इसका डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, और सोल्यूशन में ज़ीरो भी दिया हुआ है ऑप्शन में। अब जिनको पता नहीं है वो क्या करेंगे, बैठ के टाइम अपना ख़राब करेंगे, है ना, इसको कैलकुलेट करने में 10 मिनट लगा देंगे और आंसर आएगा नहीं, उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाएंगे ज़ीरो कैसे आ रहा है। तो ज़ीरो हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन जो वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज ज़ीरो आएगी। क्लियर है, वेरी गुड। अब 3 में क्या है कि हम एवरेज निकालते हैं डेविएशन का ना, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम करते क्या है कि समेशन ऑफ डी अपॉन एन हो जाएगा, एवरेज ये हो जाएगा ना, लेकिन इसका समेशन तो हमें पता है ज़ीरो हो जाता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि जो भी D1 D2 आ रहा है सैम्पल उसको मॉड में ले लेते हैं, ठीक है। मॉड में ले लेंगे तो जो भी वैल्यू निगेटिव आ रही होगी, लेट से कि सैम्पल हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था ना यहाँ पे, R1 बराबर 96 था, R2 98 था, R3 कितना था बेटा 100 था, R4 कितना था, और R5 104 था, ठीक है। अब चलो इसी का डिवीजन हम निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल के समझते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो इसका फटाफट डिवीजन निकालो आप लोग, देखो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेट करो। डिवीजन निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका मीन वैल्यू निकालोगे, है ना। मीन वैल्यू पता है हमें कितना है, 100 है, चलो निकालो। कितना आया, कैसे कैलकुलेट किया, चलो बताते जाओ मुझे फटाफट। D1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, हाँ -4। D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। D3 0 है, D4 क्या है बेटा 2 है, और D5 क्या है 4 है। इन सब का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी 0 हो जाएगा। इसलिए जब हम एवरेज निकालेंगे डेविएशन का तो क्या करेंगे, हम मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 2 6 4, 10 और 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे सिग्मा डी अपॉन एन, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 2.4, यही होगा ना, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज डेविएशन समझ गए, समझ में आ गया एवरेज डेविएशन। डेविएशन ऑफ मीन क्या हो रहा है, क्यों टॉलरेंस लिख रहे हैं,
हम डायरेक्टली फार्मूला पे नहीं जा रहे हैं। इतना सारा डिस्कशन जो हमने किया है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, हम अगर चाहते तो ये सारा कुछ 15 मिनट में सम अप हो जाता। इससे ज़्यादा की चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है सब्जेक्ट ये। उसको भी हम कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं। कंसेप्चुअली पढ़ने का मतलब क्या है, हम एक इंजीनियर की तरह पढ़ रहे हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक पता नहीं होगा तो हमें, आप लोग पता है क्या दिक्कत क्या है ना, डॉक्टर को लगता है कि वो डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर को लगता है कि वो इंजीनियर नहीं है। उसको फील होता है कि वो बस एक स्टूडेंट है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच लगाता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो अप्रोच है वो एटलीस्ट इंजीनियर की तरह हो और आप चीज़ों को विजुअलाइज करो कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं यहाँ पर। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहने का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से होता है, मोस्टली सिग्मा से होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम एस से भी करते हैं। अगर सैम्पल की साइज़ हमारी एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है तो उसका रिप्रेजेंटेशन एस से करते हैं। अगर सैम्पल की साइज़ एन ग्रेटर देन 20 है तो उसका रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से करते हैं। लेकिन चूंकि मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो नॉर्मल एप्लीकेशन में और यूज़ में आता है वो सिग्मा ही आता है, तो हम सिग्मा की वैल्यू को ही लेते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इस वैल्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना पहले, ठीक है, फॉर सैम्पल साइज एन लेस देन इक्वल टू 20 के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, एन लेस देन 20 के लिए, लेस देन इक्वल टू 20 के लिए। एन ग्रेटर देन 20 के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन और हम कैसे कर सकते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n तक जाएगा और n माइनस 1, ठीक है। उसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। वेरी गुड। मुझे इस पे सवाल कराने की ज़रूरत है, अगर सवाल कराऊंगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। मतलब सैम्पल्स दूंगा मैं आपको, x1 x2 x3 की वैल्यू दूंगा और बोलूँगा कि आप ये सारे कुछ कैलकुलेट करो। क्या क्या कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे, डेविएशन कैलकुलेट करोगे, एवरेज कैलकुलेट करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो एक सवाल छोटा सा ले लेते हैं, कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसके बाद ना आप ये इन चीज़ों में, ये जो हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए, आई थिंक सो कि नहीं होना चाहिए अब। चलो एक सवाल ले लो छोटा सा, इसमें मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि करंट मल्टीपल सैम्पल्स results in the value of current as
सारे एम्पियर में है, ठीक है। ठीक है, इसको पॉज कर देना, तो फिर पॉज। आई होप कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा, और हम आंसर्स लिखते हैं, आप मैच कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर आपके सही है या नहीं है, ठीक है। क्या है फर्स्ट का आंसर? 10.15, ओके। सेकंड, थर्ड, हाँ 0.1, फोर्थ प्लस माइनस 0.4, क्या? हाँ आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ एरर में जो हमारा केस 1 होगा, इसका सबसे पहले हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई एक y है, इज द फंक्शन ऑफ मल्टीपल सैम्पल्स x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। तो y यहाँ पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम जब ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब x1t प्लस x2t जो भी आएगा वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू इस तरीके से डिफाइन होगा। लेकिन जो एरर का कैलकुलेशन होगा, ठीक है, जो एरर का कैलकुलेशन होगा वो मैं डिस्कस करूंगा केसेस में कि एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। मेजरमेंट में लेकिन R1 की वैल्यू कैसे दी रहेगी आपको, R1 की वैल्यू इस फॉर्म में दी रहेगी, कैसे फॉर्म में, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। वो एरर कैसा हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, रैंडम एरर भी हो सकता है, रैंडम एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन एरर के फॉर्म में, ठीक है। ये हमें समझना होगा। अब यहाँ पर R1 और R2 दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक। अब हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 R2 का ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, R1t प्लस R2t लिख सकते हैं। लेकिन जो एरर होगा इस केस में वो हमारे केस 1 का में जाएगा और इसको मैं डिस्कस करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमको ट्रू वैल्यू लिखना होगा तो जो भी फॉर्मूला या जो भी इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे उन पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू को, तो डायरेक्टली हम ट्रू वैल्यू को पुट करके और हम उसका ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं उसके इक्विवेलेंट का, ठीक है। अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है तो वी आई को मल्टीप्लाई करेंगे और वी आई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वी आई टी मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ट्रू वैल्यू ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू वैल्यू ऑफ पावर मिल जाएगा मुझे। लेकिन जो एरर इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें, ठीक है, वो हम 3-4 केसेस में डिवाइड करेंगे और
उसके बाद आप ना क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसमें कौन सा केस लगाना है और कौन से केस से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, एरर जब भी हम निकालेंगे प्लस माइनस में दिया होता है, ऑलवेज चाहे वो चारों केस में एरर का समेशन ही होगा। समेशन क्यों होगा, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि R1 R2 जो भी हमने रेंज कैलकुलेट किया था उसमें प्लस माइनस 4 जो हो रहा था, तो एरर को हमेशा हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारा केस 1 है, ठीक है, इस केस में y की वैल्यू कैसे कैसे हो सकती है, x1 प्लस x2 हो सकती है। ठीक है, y1 लिख दिया हमने, y2 किस फॉर्म में हो सकता है, x1 माइनस x2 हो सकता है। ठीक है, सब नोट करते जाओ आप। ये x1 प्लस x2 माइनस x3 के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब अलजेब्राइक समेशन के फॉर्म में अगर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम किस में रखेंगे, केस 1 में रखेंगे, और इस कंडीशन में जो एरर हमारा निकल के आएगा वो ऑलवेज होगा, ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का समेशन होगा। तो जो एरर होगा बेटा, इस केस में जो एरर हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी समेशन ऑफ डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस डेल y3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हालांकि x माइनस में दिया हुआ है, लेकिन जो इसका एरर होगा वो हमेशा एडिशन होगा। ठीक है, और वो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में होगा। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ रही है। इसका एग्जांपल भी हम लेंगे अभी, पहले हम केसेस को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, केस 2, इस केस में y की वैल्यू अगर लिखी होती है x1 x2 x1 अपॉन x2 x1 x2 अपॉन x3, या फिर y की वैल्यू हो गई x1 x2, ठीक है, x3 का पावर a x4 का पावर b। तो ये सारा जो केस है वो आ जाएगा केस 2 में। ठीक है, इसको नोट कर रहे हो आप। ये सारे फॉर्म्स जब भी आएंगे लिखे हुए, तो ये सारे फॉर्म्स कैसे हो जाएंगे। अब देखो इसका डिफिनेशन, इसका रिलेशन मैं कैसे दिखा सकता हूँ। अगर मुझे बोला गया पावर कैलकुलेट करना, मतलब पावर वी आई ये दिया हुआ, बोला है पावर में एरर निकालो क्वेश्चन में, तो रिलेट हो गया ना इससे, इस फंक्शन से हो गया ना। पावर दिया हुआ है और हमें बोला कि पावर के अंदर एरर निकालना है, इसको हम कैसे रिलेट कर लेंगे, यहाँ से। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बोला है कि वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के में एरर निकालो V अपॉन आई, इसका रिलेशन इससे। तो ये सारे किस फॉर्म, किस केस में आ गए, केस सेकंड में आ गए। समझ में आ रहा है बात। अब इसको आप रिलेट कर पाओगे ना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से, कि इलेक्ट्रिकल के टर्म में अगर हमें पावर फैक्टर पूछ लिया, लेट से पावर फैक्टर पूछ लिया, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है। कॉस फाई क्या होता है, P अपॉन वी आई, एक्टिव अपॉन अपरेंट, है ना। ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना। इस फॉर्म का रिवर्स भी कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कॉस फाई। तो इस तरीके से जब भी रिलेशन आएगा, हमें पूछा जाएगा बनाने के लिए इसका एरर निकालो, तो हम इस फॉर्म में हमें देखते हैं, क्लिक हो जाएगा दिमाग में, अच्छा ये केस 2 है, तो इस केस 2 में जो इसका ट्रू वैल्यू होगा बेटा, जो ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसका, मान लो YT का ट्रू वैल्यू, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा x1 ट्रू x2 ट्रू, है ना, डायरेक्टली ये हो गया। और प्लस जो एरर होगा, प्लस माइनस एरर, ये एरर इस केस में क्या होगा, इस केस में वो एरर जो होगा, इस केस में जो एरर होगा वो एरर होगा
एप्साइलन ए, ठीक है, x1 मतलब ये x2 का, ये परसेंटेज x3 का, इस तरीके से। इस केस में जो एरर हम डिफाइन करते हैं वो हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में करते हैं। डायरेक्टली हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में लेके आएंगे और रिलेटिव एरर को ऐड कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर एक दूसरे के साथ कन्वर्टेबल है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ना ऐसे करके, डेल अपॉन ट्रू वैल्यू, ये है ना रिलेटिव एरर। परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया परसेंटेज के फॉर्म में। तो जहाँ पे अगर हमें इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, अब देखो क्वेश्चन मैं एक दिखाता हूँ सैम्पल छोटा सा, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से कि यू हैव टू फाइंड पावर में एरर, ठीक है, पावर में एरर निकालना है हमको, ठीक। पावर वी आई होता है, पता है हमें, ठीक है। अब v की जो वैल्यू दी हुई है ये लेट से दी गई है 10 प्लस माइनस 2, ठीक। और i की वैल्यू दी गई है 5 प्लस माइनस 1, लेट से। प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 ये किस फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे एरर, परसेंटेज के फॉर्म में है कि एब्सोल्यूट फॉर्म में है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, मेजर माइनस 2 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है ये किस फॉर्म में, एब्सोल्यूट के फॉर्म में। और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाएगा, क्या बोलेगा, आपको पावर में एरर निकालना है। पावर में जब एरर निकालना है तो होता है क्या, v इंटू आई। तो वी आई का जो ट्रू वैल्यू हम निकालेंगे, पावर का ट्रू वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50। पावर का ट्रू वैल्यू आ गया ना 50, है ना। अब हमें क्या बोलना है, एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए हमको क्या बोला गया है, केस 2 में रिलेटिव एरर, लेकिन यहाँ आंसर में तो, क्वेश्चन में तो एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है। तो इसका हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हमें डेल निकालना है ना, डेल दिया हुआ है, हमको निकालना ये है। तो हम क्या करेंगे, डेल अपॉन ट्रू वैल्यू करेंगे। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये क्या होता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो v को अगर हम उस फॉर्म में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में 2/10 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये तो 100 मतलब परसेंटेज हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0.2 है ना, इस फॉर्म में 0.2%, ठीक। ये एरर दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा एरर, 5 प्लस माइनस 1/5, ठीक है। 1/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, ये भी आ जाएगा, है ना, इस फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पावर का जब हमको निकालना है तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है 50 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.4। और हमको ओरिजिनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए, एब्सोल्यूट के फॉर्म में चाहिए। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस माइनस 0.4 डिवाइड बाई 100 इंटू 50, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, एब्सोल्यूट चाहिए, तो ट्रू वैल्यू से परसेंटेज मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगी वैल्यू, हाँ, ये 100 तो परसेंटेज में लिखा बेटा, 5 चौका 20 है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, समझ में आ गया, गुड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर y दिया हुआ है इस फॉर्म में, या फिर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में डिफाइन होगा, ये केस 3 में, है ना। केस 3 में जब हम एरर लिखते हैं तो क्या करते हैं, इस फॉर्म का एरर हमें किस में देखने को मिलेगा, जब हम पैरेलल कनेक्शन अगर लेंगे, रेजिस्टेंस का पैरेलल आर इक्विवेलेंट क्या होता है,
दो रेजिस्टेंस का, ये होता है ना, ये होता है। ये किससे रिलेट हो गया? केस 3 से हो गया रिलेट, ठीक है। केस 3 में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका लोअर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको हमेशा रेंज निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। रेंज हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो वोल्टेज का हमें रेंज लिखना होता तो ऑलरेडी हमने बता रखा था ना, क्या था वो, ट्रू वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर को घटाया तो इसका लोअर वैल्यू आ गया, और ट्रू वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड किया तो इसका हायर वैल्यू आ गया। यही था ना। 100 वहाँ पे था, क्या मेरा ट्रू वैल्यू था। 100 माइनस 4 क्या था? माइनस 4 क्या था? एब्सोल्यूट एरर था, तो 96 आ गया था, है ना। 96 100 जो इसका रेंज था, और 104 तक गया था, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस की, ये मेरा रेजिस्टेंस का था वहाँ पे रेंज, ठीक है। अब हमको रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, हमेशा इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर को पहले निकालेंगे। अगर R1 की वैल्यू दी गई है 10 प्लस माइनस % में 4 दिया हुआ है, तो इस %4 को हम क्या, ये अभी रिलेटिव एरर दिया हुआ है, इस रिलेटिव एरर को हम एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4 आ गया। अब यहाँ से हम इसका लोअर रेंज निकाल सकते हैं, 10 माइनस 4 6 और 10 प्लस 4 14, ये आ गया लोअर रेंज, और ये आ गया इसका हायर रेंज, है ना। उसी तरीके से R2 की वैल्यू भी दी होगी कुछ, है ना। मान लीजिए जाए 5 प्लस माइनस 2% दिया गया है, तो इसका एब्सोल्यूट एरर में क्या फॉर्म आ जाएगा, 5 गुना 10 मतलब 1, है ना, ठीक है। 0.1 डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड बाई 100 कर देना भाई, यहाँ पे भी 40 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, 0.4, है ना। ये गलत है, ये 0.4 होगा, 10 माइनस 0.4 मतलब 9.6, और ये 10.4, ठीक है। समझ में आ गया। 100 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने, ठीक। यहाँ भी 0.1 आ जाएगा, 5 गुना 10 डिवाइड बाई 100 0.1, तो इसका जो लोअर रेंज हो जाएगा 4.9 और अपर रेंज 5.1, ठीक है। अब हमको रेंज जब निकालना है तो इसके लोअर वैल्यू को, रेंज को इसके लोअर रेंज से फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, इसका लोअर रेंज जो निकलेगा 9.6 इंटू 4.9 डिवाइड बाई 9.6 प्लस 4.9, ये आ जाएगा लोअर रेंज, ठीक है। और हायर रेंज के लिए 5.1 इंटू 10.4 अपॉन 5.1 प्लस 10.4 कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, हायर रेंज। तो इस हिसाब से यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू जो पूछेगा हमें पैरेलल कनेक्शन में रेंज निकालो तो रेंज निकल जाएगा। बहुत गलतियाँ होती हैं पैरेलल कनेक्शन में, बहुत कन्फ्यूजन है। अब समझ में आ गया, ये छोटा सा बस कैलकुलेशन है। एब्सोल्यूट रिलेटिव के टर्म में मोस्टली दिया रहेगा क्वेश्चन हमेशा, उसको हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट टर्म में लेके आना है, और उसके बाद लोअर वैल्यू निकालना है, हायर रेंज निकालना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आई थिंक कि आज के लिए हम रैप अप करते हैं, ठीक। और आप कल आओ और इस पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन जाके, और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो।